नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसे कि अभी जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है टॉपिक, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो राजस्थान के लोक नाट्य, तो इसमें आज हम थोड़ा-सा समझेंगे कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में कौन से लोक नाट्य होते हैं, लोक नाट्य क्या होता है? सबसे पहली बात ये है, तो ये भी हमें समझना है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। पुराना जो ज़माना था, यानी हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब ना टीवी था, ना रेडियो था, ठीक है? सोशल साइट्स की तो बात आप छोड़ ही दो। तो उस ज़माने में लोग बहुत खुश होते थे, बहुत खुश रहते थे, आज के ज़माने की तुलना में। और वो खुश रहते थे क्योंकि वो लोग पूरे दिन मेहनत करते थे और जो अपने यहाँ पे जो त्योहार होते थे, उन त्योहारों पर विशेष रूप से वो कह सकते हैं खुशी से रहा करते थे। तो उस टाइम पर क्या करते थे वो लोग, वो बीच-बीच में कोई ना कोई ड्रामा, जिसको हम इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, जिसको हिंदी में ही लोक नाट्य कहा जाता है, फ़ोक ड्रामा बोलते हैं इनको, तो इनका आयोजन वो करते थे। तो ये जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से ड्रामा होते थे, जैसे कहीं पर नौटंकी होती थी, कहीं पर रामलीला करते थे, कहीं रासलीला करते थे, कहीं पर ख्याल होते थे, ठीक है? कहीं पर जो है आपके रम्मतें होती थी। तो हर क्षेत्र में अपने अलग-अलग प्रकार से लोगों में मनोरंजन करने की कोशिश की गई थी। तो आप सीधा याद रखना, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के उद्देश्य से लोक नाट्यों की रचना हुई थी। तो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अलग-अलग लोक नाट्य थे। तो आज हम समझेंगे कि लोक नाट्य जो हैं वो कौन से क्षेत्र में कौन से वाले आयोजित होते थे। देखो, अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ख्याल। ख्याल एक लोक नाट्य है। ख्याल से पता लग रहा है कि ख्याल क्या है, एक तरह का खेल है, ठीक है? तो इसमें एक तरह से खेल दिखाया जाता है और वो खेल कोई बंदर का या कह सकते हैं साँप का नहीं होता, यानी कोई कहानी जो है उसको प्रदर्शित यहाँ पे किया जाता है। तो इसके कई सारे पात्र होते हैं और हर ख्याल का एक अलग स्टाइल होता है। तो हर ख्याल का एक अलग स्टाइल होता है जिसको हम एक अलग शैली बोल सकते हैं। तो एक अपनी अलग शैलियों से एक ख्याल विकसित होता है। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ख्याल में धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रचनाओं का निर्माण मनोरंजन के लिए जनसाधारण के सामने अभिनीत किया जाता है। इनका रंगमंच खुला होता है। सबसे पहली चीज़ याद रखना कि खुले रंगमंच पर, यानी खुले रंगमंच का आशय है कि कोई बंद थिएटर नहीं होता, बल्कि गांव के कोई चौपाल पे शाम रात्रि के समय जो है इनका आयोजन हो जाता था या दिन के समय इनका आयोजन हो जाता था, जिससे लोगों में एक तरह से मनोरंजन हो जाए लोगों का, बस, ठीक है? पर वो जो कहानी होती थी, वो कोई धार्मिक कहानी भी हो सकती थी, सामाजिक भी हो सकती थी या कोई ऐतिहासिक कहानी भी हो सकती थी। ये संगीत प्रधान लोक नाट्य, यानी इनमें क्या होता था, वो कहानी जब प्रदर्शित की जाती थी तो उसके साथ ही संगीत का भी जो है उपयोग किया जाता था, जिससे लोगों को मनोरंजन हो। इनका उदय 18वीं सदी सदी में हुआ, लेकिन कुछ जो लोक नाट्य हैं वो तो बहुत पुराने हैं। जैसे तुर्रा कलंगी, ये बहुत पुराना लोक नाट्य है और इसकी स्टार्टिंग कब हो गई थी? ये महाराणा सांगा के समय शुरू हुआ और महाराणा सांगा का टाइम था 1509 से 1528, तो लगभग उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले समझेंगे तुर्रा कलंगी ख्याल को। चंदेरी का एक राजा था, चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ का एक राजा था मेदिनी राय, तो वो यहाँ पे उपस्थित था और उस टाइम तुर्रा कलंगी ख्याल प्रदर्शित किया गया था। तो चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने शिव भक्त जो तुकनगीर था, इसको अपना तुर्रा भेंट कर दिया था और जो दूसरा शक्ति का जो प्रतीक था साहाली, उसको अपनी कलंगी भेंट कर। देखो, ऐसे याद रखना आप इसको कि दो लोग थे, तुकनगीर और साहाली, दोनों के अपने अपने दल थे। तुकनगीर जो था ये शिव जी का भक्त था, तो यानी ये शिव जी की तरफ से था, और जो साहाली था ये पार्वती जी की तरफ से था। साहाली ये पार्वती जी के पक्ष का रोल कर रहा था, ठीक है? ये दोनों रोल कर रहे थे। अब इस ये जो मेदिनी राय था ये इसको देख रहा था, कहाँ का राजा था? चंदेरी का। तो इसने तुकनगीर को अपना जो मुकुट होता है उसका तुर्रा भेंट कर दिया और साहाली को कलंगी भेंट कर दी, इसीलिए ये ख्याल कहलाया तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है? अब यहाँ ध्यान रखें कि ये तुर्रा कलंगी के नाम से जाना जाता है। इस ख्याल में मंच सज्जा की जाती है, जबकि अन्य ख्यालों में ऐसा नहीं होता है। तुर्रा अखाड़े का झंडा और वस्त्र भगवा होता है। जो अब देखो, शिव जी का जो प्रतीक है वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और कलंगी अखाड़ा यानी कि ये पार्वती जी वाला हो गया, ठीक है? तो इसमें वस्त्र जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और इसको जो है सहाली रिप्रेजेंट कर रहा था और इस भगवा वाले को तुकनगीर रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है? मेवाड़ में श्लोक नाट्य का प्रचलन सेठू सिंह तुर्रा
और हमीद बेग कलंगी ने चित्तौड़गढ़ से शुरू किया। मेवाड़ में इस लोक नाट्य का प्रचलन किसने शुरू किया? शेडू सिंह ने और हमीद बेग ने शुरू किया। इस लोक नाट्य में दर्शक भी भाग लेते हैं। इसके मुख्य केंद्र है घोसुंडा और निम्बाहेड़ा। घोसुंडा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। एक घोसुंडी भी है और एक घोसुंडा, घोसुंडी घोसुंडी में एक बावड़ी भी है जो श्रृंगार देवी ने बनवाई थी। श्रृंगार देवी कौन थी? रायमल की रानी। यहाँ के मुख्य कलाकार कौन है? चेतराम, ओमकार सिंह और जयदयाल सोनी। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है, यानी जो इसकी स्टार्टिंग करता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय रूप से भाग लेता है उसे बोलते हैं सूत्रधार। उसको क्या बोला जाता है? हलकारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी कहाँ होता है? मेवाड़ में होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपके तुर्रा वाला पार्ट होता है जो शिव जी का प्रतीक है, जिसमें का प्रवर्तक तुकनगीर था, और दूसरा आपके कलंगी है। कलंगी वाला पार्ट कौन किसका है? पार्वती जी का, जिसका जो है सहाली था। ठीक है, ऐसे यार आप इसको रख लेंगे। और इसके प्रमुख केंद्र जो हैं वो निम्बाहेड़ा और घोसुंडा है। अब ध्यान दें, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है लच्छीराम और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ये ख्याल ओपेरा शैली है। ये ओपेरा शैली। ठीक है, ओपेरा शैली जैसा होता है। इसमें मीरा मंगल, गोगा चौहान, राव रणमल, चांद नीलगिरी ये मुख्य कहानियाँ होती हैं और इसका प्रसिद्ध कलाकार उगम राज है। देखो, अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहेगा, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, वो है कि कोई भी ख्याल कौन सी जो है क्षेत्र में होता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है कि कौन सा ख्याल कौन से क्षेत्र में आयोजित होता है, ये आपको प्रॉपर रूप से याद रखना है। अली बख्शी ख्याल आ गया तीसरा वाला। तो इसके प्रवर्तक हैं अली बख्श, और ये अली बख्श कहाँ के थे? मुंडावर रियासत के ठिकानेदार थे। ठीक है, और इनका वर्तमान में जो है पैनोरमा भी बनवाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, और इनका पैनोरमा कहाँ पर है? मुंडावर में। ये मुंडावर अलवर की एक तहसील है। ठीक है, तो अली बख्श मुंडावर अलवर से है, तो अली बख्शी ख्याल भी वहीं पर है। तो अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। रसखान कौन था? बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हुआ था। इसी तरह जो अली बख्श थे ये भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए। इसके अलावा एक है ढप्पाली ख्याल। तो ये वाद्य यंत्र ढप पर आयोजित होता है, इसलिए इसे ढप्पाली नाम दे दिया। और ये लक्ष्मणगढ़ अलवर। अगर इसमें आपको भरतपुर ऑप्शन में आए, अलवर, ये लक्ष्मणगढ़ ऑप्शन में, अलवर ऑप्शन में ना आए, भरतपुर आ जाए तो भरतपुर भी आप कर देना। ठीक है, अच्छा अगला वाला देखते हैं। इस टॉपिक को मैं आज थोड़ा निपटा दूंगा क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक इसको पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको निपटा देता हूँ, आज पूरा टॉपिक ही करा दूंगा। ठीक है, अगला आगे देखें, चिड़ावा के ख्याल। चिड़ावा कहाँ पे? झुंझुनू में, तो इसे शेखावाटी ख्याल भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक है नानूराम और दूलिया राणा। कहाँ कहाँ पे होता है? सीकर, खंडेला, चिड़ावा और जायल नागौर। यानी देखो शेखावाटी के पड़ोस में ही पड़ता है नागौर भी, तो वहाँ पे भी ये प्रचलित है। इसमें देखो कहानी कैसी है? हरिश्चंद्र की कहानी, हीर रांझा की कहानी, भरतरी जी की कहानी, ढोला मारू की कहानी, ये आदि ख्याल इसमें खेले जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों हेला ख्याल। तो देखो इसमें हेला नाम से ही पता लगा, तो तेज आवाज़ लगाना उसे हेला कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्टली है लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आयोजित होता है। तो इसमें लंबी आवाज़ देना हेला कहलाता है और इस आवाज़ में हेला की प्रधानता होती है, इसलिए इसे हेला ख्याल कह दिया। इसी प्रकार से आ गया कन्हैया ख्याल या कन्हैया दंगल। देखो ख्याल को यहाँ पे दंगल भी कह देते हैं। कौन से क्षेत्र में? सवाई माधोपुर हुआ, आपके धौलपुर हुआ, इस वाले करौली एरिया में दंगल भी इसका नाम आ जाता है, ख्याल या दंगल। तो कन्हैया ख्याल कहाँ का है? तो ये करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से आयोजित होता है। और ये ख्याल गुर्जर और मैणा यानी मीणाओं को यहाँ हमारे जो भरतपुर साइड है वहाँ पे मैणा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा माली आदि जातियों द्वारा खेला जाता है। इसके मुखिया को मेड़िया कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, कन्हैया ख्याल कहाँ आयोजित होता है? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। हेला ख्याल कहाँ आयोजित होता है? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। इसकी प्रॉपर जगह है दोनों, याद रखना। हेला ख्याल की प्रॉपर जगह, इसका पूरा एरिया लगभग ये पूरे एरिया में खेला जाता है। भेंट के दंगल, तो ये बाड़ी बसेड़ी के फेमस हैं धौलपुर के। ठीक है, और जयपुरी ख्याल, तो जयपुरी ख्याल जयपुर में आयोजित होगा, जयपुर, लेकिन इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा नौटंकी। देखो नौटंकी, तो नौटंकी राजस्थान का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। लेकिन राजस्थान के कलाकार जो हैं वो यूपी में जाते थे, तो अब इन्होंने कोशिश करी कि भाई यहाँ भी, अब जैसे लॉकडाउन अपने राजस्थान में लग गया तो इस टाइम जो जिन क्षेत्रों के लोग थे वो उन क्षेत्रों में आ गए। तो अगर वो कोई काम अगर कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई आदमी बिहार में कोई काम कर रहा था तो वो राजस्थान में उसी काम को करने लग गया। तो उसी तरह से कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान जो है किसी क्षेत्र की चीज़ों को किसी क्षेत्र में अप्लाई करता है, और वो अगर सफल हो जाता है तो फिर उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम वो चलती हैं। तो ऐसा ही ये नौटंकी था। तो यहाँ के कामा से गया था एक कलाकार था भूरेलाल। ठीक है, ये आपके जो है
हाथरस में जो है जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इनको किया करते थे नौटंकियों को। तो ये फिर राजस्थान में इन्होंने ट्राई किया और राजस्थान में सफल हो गया। तो ये भरतपुर में लोकप्रिय है और उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। इसे भूरेलाल कामा जो है वो डीग राजस्थान में लाए। तो सबसे पहले इसको डीग में लाए गए थे कहाँ के, कामा के। तो हाथरस शैली से प्रभावित है नौटंकी। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि भूरेलाल इसको राजस्थान लाए और इसके प्रमुख कलाकार वर्तमान में गिरिराज प्रसाद और धर्मपाल चौधरी हैं और इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं और ये उत्तर प्रदेश का लोकनाट्य है। सबसे पहले कहाँ लाया गया, डीग में लाया गया। कौन सी शैली से प्रभावित है, हाथरस शैली से, क्योंकि ये हाथरस में ही कलाकार थे। ठीक है, ये वाद्यंत्र वगैरह वाली से याद रखो चाहे मत रखो, 9 प्रकार के वाद्यंत्र एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। प्रमुख विषय क्या क्या है नौटंकी में, अमर सिंह राठौड़, आला ऊदल और सत्यवान सावित्री। ठीक है, इसी तरह अगला हम देखेंगे स्वांग। स्वांग क्या है, तो स्वांग देखो कहते हैं कई बार स्वांग भर रहा है आदमी। स्वांग यानी मतलब एक तरह से नाटक करना, नाटक। और किसका नाटक करना, किसी दूसरे आदमी का हूबहू नकल करना, या नकल कह सकता हूँ, दूसरे की नकल करना। ठीक है, जैसे स्वांग इसको कह सकते हैं, कोई हीरो किसी हीरो की आवाज़ की आप नकल कर रहे हो तो वो एक स्वांग है। तो इसमें देखो किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र का अभिनय किया जाता है, यानी किसी का रोल किया जाता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए इसे बहरूपिया कला भी कह देते हैं। जैसे पुलिस का रोल कर लेता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो बहरूपिया। और ये बहरूपिया तो शिव जी का रूप धर लेते हैं, शिव जी बन के निकलते हैं गाँव में। तो वही है स्वांग, और कुछ नहीं है। तो मेवाड़ में देवगढ़ के भांड स्वांगों के लिए प्रसिद्ध रहे। ठीक है, कहाँ पे, देवगढ़ मेवाड़ में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के नाहरों का स्वांग चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, नाहरों का स्वांग। ठीक है, इसमें आदमी किसका रोल करता है, नाहर यानी शेर का रोल करता है। ठीक है, और ये शुरू कब किसके समय हुआ था, तो शाहजहाँ के समय शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग जो है वो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है और ये शाहजहाँ के टाइम पे शुरू हुआ था। इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है, परशुराम हैं और एक हैं जानकीलाल भांड। देखो जानकीलाल भांड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस व्यक्ति ने लंदन में इनका रोल किया था, किसका, मंकी का, इसलिए इसे मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। जानकीलाल भांड ने लंदन में किसका रोल किया था, बंदर का रोल किया था, इसलिए इसे मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह के क्या है, कलाकार हैं और स्वांग कलाओं में पारंगत हैं। तो स्वांग क्या है, दूसरे का अभिनय करना, सेम टू सेम नकल करना, बहरूपिया कला कह देते हैं। और इन भांडों के लिए फेमस जगह जो कौन सी है, वो देवगढ़ है और इसे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग आयोजित होता है। कब होता है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। चलो अगला हम देखते हैं। अगला जो है लोक नाट्य है वो रम्मत। तो देखो रम्मतों को पाटा संस्कृति कहते हैं। देखो पाटा क्या बोलते हैं, तखत जानते हो, तखत, तखत वो होते हैं जो उनमें पट्टे लगे होते हैं, फट्टे लगे होते हैं। ठीक है, गाँवों में हम अपन देखते हैं एक तो खाट होती है, एक फट्टे लगे होते हैं। जिस तरह से आज के ज़माने में बेड होता है ना, बेड सोने के लिए, उस तरह का एक हैवी चीज़ होती है उसमें। ठीक है, तो उसको तखत बोलते थे क्योंकि बेड थोड़ा कमज़ोर होता है, तखत थोड़े हैवी होते थे, तो उन पर चढ़ कर के ये रिप्रेजेंट की जाती थी, इसलिए इसे पाटा संस्कृति कहा गया। अब इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो तेज कवि जो जैसलमेर के थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्वतंत्र बावनी। उस पुस्तक में इन्होंने इस तरह की चीज़ों को बताया था और स्वतंत्र बावनी के आधार पर ही रम्मतें शुरू की गई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो रम्मतें हैं ये करंट की चीज़ों पर आधारित ज़्यादा होती हैं। करंट यानी जो अभी चल रहा होता है, समसामयिक जो चीज़ें हैं उन पर आधारित होती हैं। अब ये होती कहाँ का है, रम्मत कहाँ की फेमस है, तो बीकानेर और जैसलमेर की फेमस है। स्टार्टिंग किसने करी थी, तेज कवि ने। कहाँ के थे, जैसलमेर के, और इनकी पुस्तक का नाम है स्वतंत्र बावनी। इसके अलावा ये पोखरण में, फलौदी में, जोधपुर में भी खेली जाती हैं। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। यह समाज को जागरूक करने का माध्यम बनती है। ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से और चतुर्दशी तक चलती हैं। देखो फाल्गुन का जो महीना है उसमें लोग बाग जो है थोड़े फ्री रहते हैं, तो उसमें अष्टमी से लेकर के और चतुर्दशी, ठीक है, वहाँ तक ये चलती हैं। तो अपन को देखो प्रॉपर इसको याद नहीं रखना, अपन को इतना याद रखना है कि रम्मतें जो हैं वो बीकानेर जैसलमेर में खेली जाती हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो तेज कवि ने की थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, स्वतंत्र बावनी। ठीक है, तख्तों पर की जाती है इसलिए इसे पाटा संस्कृति भी कह दिया जाता है। और एक पहला ये याद रख लेना कि इसको शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। इसके अलावा बाकी थोड़ी चीज़ें हम अगर हम सीख लेते हैं ज़्यादा तो अच्छा रहता है हमारे लिए, इसलिए सिखाते हैं। अब देखो प्रमुख रम्मतें हैं आचार्यों के चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, 12 गोबाड़ में हेडाऊ मेरी की रम्मत। बीकानेर में रम्मत के प्रमुख कलाकार हैं फागू महाराज, सुआ महाराज और मणिराम व्यास। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। चलो अगर आगे चलते हैं। तमाशा, देखो तमाशा राजस्थान का नहीं है, ये महाराष्ट्र से आया है। अब महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आए थे बंशीधर भट्ट, नाम भी होगा इसमें कहीं पे, हाँ ये बंशीधर भट्ट, ये राजस्थान में। अब राजस्थान में उस समय राजा था प्रताप सिंह।
सवाई प्रताप सिंह, या इसको महाराजा प्रताप सिंह भी मिल जाता है, कई बार ऑप्शन में मिलता है महाराजा प्रताप, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप मत समझना, महाराजा प्रताप, कई बार सवाई प्रताप ऑप्शन में नहीं होता है, तो महाराजा प्रताप दे देते हैं। तो महाराष्ट्र से राजस्थान में ये आया। सर्वप्रथम आमेर के राजा मानसिंह के समय आमेर आया, परंतु जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के समय ये लोकप्रिय हुआ था। और सवाई प्रताप सिंह ने जो ये बंसीधर भट्ट था, इसको अपने गुणीजन खाने में शामिल किया। गुणीजन खाना क्या था? इसने अपने दरबार में 22 विद्वानों की मंडली रखी थी, हर डिपार्टमेंट के 22 ही साहित्यकार थे, 22 ही लेखक थे, मतलब हर तरह से 22, ठीक है। तो उसे बोला गया गंधर्व 22 या गुणीजन खाना। तो उसमें इस बंसीधर भट्ट को जगह दी। तो ये खुले मैदान में आयोजित होता है। इसमें एक इसका जो मंच होता है उसे अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। और इसमें फूलजी भट्ट ने उस्ताद परंपरा को शुरू किया। तो तमाशे में जो उस्ताद परंपरा किसने शुरू करी? तो वो फूलजी भट्ट थे। इसमें जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान जो है इसमें भाग लेती है। और तमाशे में संगीत, नृत्य और गायन प्रधानता होती है, यानी इसमें संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। और मुख्य तमाशे किस किस पर आयोजित होते हैं? तो जुट्ठन मियाँ का तमाशा जो शीतलाष्टमी का आयोजित होता है, गोपीचंद का तमाशा जो चैत्र मावस को होता है, और जोगी जोगन का तमाशा होली के दिन होता है। आप इसमें बस इतना याद रखना, तमाशा महाराष्ट्र का था, राजस्थान में मानसिंह के समय आया, प्रताप सिंह के समय लोकप्रिय हुआ, बंसीधर भट्ट को गुणीजन खाने में शामिल किया, ठीक है, और फूलजी भट्ट ने इसमें उस्ताद परंपरा शुरू की। अगला देखो, रसिया दंगल कहाँ खेला जाता है? डीग भरतपुर में, ठीक है, ये भी याद रखना है, डीग भरतपुर का फेमस है। रशिया, रसिया तो वैसे भी जानते होंगे, गुर्जर लोग जो मोस्ट रूप से जो गीत गाते हैं उनको रसिया कहा जाता है, और इसके आधार पर ये रसिया दंगल आयोजित होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, गबरी। गबरी राई, ये मेवाड़ का लोक नाट्य बेटा, और ये भाद्रपद माह की प्रथमा से लेकर अश्विन माह की दशमी तक चलता है, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। देखो, गबरी या राई नृत्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है, ये सबसे पूछा जा सकता है। और सबसे प्राचीन लोक नाट्य, ये भी आप याद रखेंगे। और वो पहली चीज़ है, उसको भले से आप याद रखो मत रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ही अंदर तक प्रश्न करता है तब जाके वो पूछेगा कि कौन से महीने में आयोजित होता है, तो आप याद रखना भाद्रपद। और हमेशा ये भी याद रखना कि भाद्रपद माह में ये शुक्ल पक्ष में ही आयोजित होगा, तो शुक्ल पक्ष में प्रथमा से और अश्विन माह की दशमी तक चलता है। 40 दिन चलता है प्रॉपर, ऐसे याद रखना, गबरी जो है वो 40 दिन तक चलता है, ठीक है। और अश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष होता, सॉरी कृष्ण पक्ष होता है, उसको हम एक तरह से बोल देते हैं श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे श्राद्ध पक्ष में चलता है पूरे में दशमी तक, और उससे पहले भाद्रपद में चलता है, ऐसे याद रखना। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो शिव जी की और भस्मासुर की कहानी है इसमें, क्योंकि एक भस्मासुर था जिसने शिव जी की तपस्या करी। थोड़ा मैं फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भस्मासुर जो है वो शिव जी की तपस्या करता है और शिव जी से आशीर्वाद लेता है कि भाई मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं जिसको छूँ वो भस्म हो जाए। तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं शिव जी। फिर बाद में वो शिव जी को छूने के लिए जाता है, तो बाद में शिव जी जो हैं वो छिप जाते हैं। विष्णु जी को पता लगता है, विष्णु जी जाते हैं, विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके जाते हैं और इस भस्मासुर को नृत्य सिखाते हैं। और नृत्य सिखाते सिखाते इसका जो हाथ है वो सिर पर रखने के लिए इसको प्रेरित करते हैं, मतलब अपना हाथ सिर पर रखते हैं वो, तो नकल करता है भस्मासुर भी, और भस्मासुर भस्म हो जाता है, ठीक है। तो वो उस कहानी पर ही आधारित है, गवरिया राई। 40 दिन तक चलता है और इसमें चरित्र की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें शिव का प्रतीक होता है राई बुढ़िया। देखो ये पात्रों के नाम है, ठीक है। तो राई बुढ़िया क्या है? शिव जी का प्रतीक है। और इसमें गवरी क्या है? तो ये पार्वती का प्रतीक। कई बार यह होता है इसमें आपको नाम दे देगा, ये राई बुढ़िया, गवरी, कुटकुड़िया, झामट्या क्या है, इस तरह से दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई कौन से लोक नाट्य में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुटकुड़िया होते हैं, झामट्या होते हैं, ये पात्र होते हैं। इसके अन्य पात्रों को खेलने भी कहा जाता है। शिव और भस्मासुर की कथा के अलावा बंजारा बंजारी, कान गुजरी, देखो ये भी कई बार आए हुए हैं, कान गुजरी और कालूकीर, ठीक है, ये याद रखना, कान गुजरी और कालूकीर आदि लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और 40 दिन तक ये चलता है। इन सभी कहानियों को जोड़ने के लिए बीच बीच में नृत्य किया जाता है, जिसे गबरी की घाई कहते हैं। गबरी की घाई, ठीक है। तो नृत्य जो होता है बीच बीच में उसे क्या बोलते हैं? गबरी की घाई। मोस्टली भीलों में प्रचलित है, याद रखना, भीलों में। यह लोकनाट्य मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में बस्सी भीलों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे हम चार बैंत। तो चार बैंत देखो राजस्थान का नहीं था, ये अफगानिस्तान से आया। कहाँ से आया? अफगानिस्तान से। अब चूंकि राजस्थान में टोंक ही एक ऐसा इलाका था जहाँ पे मुस्लिम सभ्यता थी, मुस्लिम संस्कृति थी, तो ये अफगानिस्तान की जो संस्कृति थी वो टोंक में भी आ गई और उसको कहा गया चार बैंत। अब अफगानिस्तान की एक भाषा है जिसका नाम है पश्तो,
और वहाँ की शैली पश्तो शैली, तो ये पश्तो भाषा पश्तो शैली का इसमें उपयोग किया जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे इसमें और एक याद रखना, इसमें जो कव्वाली होती है ना, जिस तरह से कव्वाली में घुटनों पर बैठ करके और फिर जो है गाते हैं, उस तरह का है। तो उसमें कलाकार हाथ में ढप लेकर घुटनों के बल खड़े होकर गाता है और उसमें ऊंची कूद लेकर ढप उछालते हुए भी गाता है। मूल रूप से अफगानिस्तान का ये लोकनाट्य है। इसमें पहले पश्तो भाषा में गाया जाता था, ठीक है, पश्तो शैली में। और इसकी शुरुआत नवाब फैजुल्ला खां के समय हुई। टोंक का नवाब था फैजुल्ला खां, और इसके किसने करी थी? करीम खान निहंग। करीम खान निहंग ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भवाई। तो भवाई आपको पता है उदयपुर का है, और इसमें शांता गांधी का एक नाटक है जसमा उड़न, इस पर यह आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसी नाटक पर आधारित, जो जसमा उड़न पर आधारित है, इसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाई थी। इसकी महिला पात्र को सगीजी बोलते हैं और पुरुष पात्र को सगाजी बोलते हैं। सगा दोस्त, सगा यानी साथी, और सगी यानी साथिनी, ठीक है। तो सगीजी और सगाजी हो गए। इसमें संगीत के स्थान पर नृत्य और अभिनय को प्रधानता दी जाती है, यानी इसमें संगीत नहीं होता बल्कि नृत्य होता है और अभिनय, यानी एक तरह से एक्टिंग। तो भवाई लोकनाट्य नृत्य जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब उसको समझाएंगे भवाई को प्रॉपर रूप से। अभी यहाँ पे आप थोड़ा फास्ट देख लीजिए, क्योंकि अभी आपका परीक्षा है, तो उस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पड़वाचन क्या है, तो इसमें दो बांसों की सहायता से पड़ को सीधा खड़ा किया जाता है। देखो इस तरह से होता है, ये दो बांस होते हैं इस तरह से, है ना, और इस तरह से कपड़ा लपेटा होता है। अभी एक जो बांस है इसको इधर घुमाते हैं, दूसरे को उल्टा घुमाते हैं, तो ये जो कपड़ा है ये एक तरफ चलता जाता है, और इस पर किसी व्यक्ति की जीवन चरित्राएं, जो कथाएं हैं, वो उकेरी हुई होती हैं। अब जो सामने वाला जो भोपा होता है ना, वो इसको देखते हुए जो इसमें चित्र आते जाते हैं उस हिसाब से गायन करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पड़ वाचन। इसमें दो बांसों की सहायता से पड़ को सीधा खड़ा किया जाता है, और भोपिन अपनी हाथ में लालटेन लेकर डंडे से उस अंश को चिन्हित करती रहती है और साथ में गाती रहती है। पड़ का वाचन लोक देवी देवताओं से मनौती पूर्ण होने पर, कोई मनौती आपने लोक देवी देवताओं से मांगी और वो पूरी कर दें, या फिर कभी समस्या हो जाए तो किसी पशु को ठीक करना है तो देवताओं की पढ़ाई बाँची जाती हैं, ठीक है। चलो अगला आ जाता है आपके रामलीला। रामलीला को स्टार्ट किसने किया? तो तुलसीदास जी ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहाँ की फेमस है? बिसाऊ, पटोदा, भरतपुर और रामलीला, इनकी जो रामलीला प्रसिद्ध है। और बिसाऊ जो है, बिसाऊ कहाँ पे है? झुंझुनू। तो यहाँ की जो है मूक रामलीला है, मूक रामलीला, ठीक है, मूक रामलीला। और भरतपुर में कैसी है? वेंकटेश रामलीला है, ठीक है। और अटरू बारह में तो रामलीला के समय जो धनुष है ना, जो राम जी शिव धनुष तोड़ते हैं, उसको जनता तोड़ती है, ठीक है। ये थोड़ी विशेषता हो गई। बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला, भरतपुर की वेंकटेश रामलीला, और अटरू बारह में जो जनता है वो धनुष को तोड़ती है। इसके बाद आती है रासलीला। अब रास तो रचाते हैं भगवान कृष्ण, तो याद रखना रामलीला तो भगवान राम से संबंधित है और रासलीला भगवान कृष्ण से संबंधित है। और अब भगवान कृष्ण से संबंधित जो संप्रदाय था वो वल्लभ संप्रदाय था, तो वल्लभाचार्य जी इसको शुरू करते हैं। कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया जाता है। शिवलाल कुमावत जो कामा भरतपुर के हैं, इसे विशेष रूप से इन्होंने लोकप्रिय किया। तो इसके राजस्थान में दो ही केंद्र हैं, कामा भरतपुर और दूसरा फुलेरा जयपुर, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद है सनकादिकों की लीलाएं। तो इसमें नृसिंह भगवान का मतलब समझे आप? नृसिंह भगवान कौन है? क्या हो गया इसमें? कोई दिक्कत आ गई? चलो कोई नहीं, ये काम नहीं कर रहा प्रॉपर, ऐसे याद रखना। नृसिंह जो भगवान है वो हिरण्यकश्यप को मारते हुए अभिनीत किया जाता है। इसके मुख्य केंद्र कौन से हैं? घोषुंडा है जो अश्विन माह में होता है, और दूसरा है बस्सी जो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये कार्तिक माह में पूर्णिमा को आयोजित होता है। अब यहाँ पे अगला देखो, कठपुतली। ये नट जाति द्वारा की जाती है, और कठपुतली कहाँ की फेमस है? पश्चिमी चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है। तो इसके मुख्य केंद्र हुए उदयपुर संभाग। तो कठपुतली नटों के द्वारा की जाती है, इसमें आप इतना याद रख लीजिए, नट करते हैं कहाँ करते हैं? पश्चिमी चित्तौड़गढ़ में करते हैं। सनकादिकों की लीलाएं कहाँ होती हैं? घोषुंडा और पश्चिमी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। और इसमें एक चीज़ और रह गई, हाँ सॉरी, गौरलीला कौन करते हैं? ये गराशियों में प्रचलित है, ठीक है। गणगौर के अवसर पर गौरलीला कौन करते हैं? गराशिया करते हैं। और गराशिया कहाँ मिलते हैं? गराशिया सिरोही में मिलते हैं। गरासिया C4 सिरोही, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों। इस टॉपिक को मैंने इसलिए कवर कराया क्योंकि अभी तुम्हारी जो परीक्षाएं हैं इनमें विशेष रूप से उपयोगी रहेगा। एक दो प्रश्न जरूर आएंगे लोकनाट्यों से, तो इन लोकनाट्यों को अच्छी तरह से आप एक बार सीख लेना। और ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोकनाट्य कहाँ होता है और उस लोकनाट्य की कोई खास विशेषता है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।